नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जैसे जैसे लोग मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में हाईटेक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे नए तरीके के साइबर फ्रॉड के मामले भी सामने आ रहे हैं। या फिर यूं कहें कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रही है, वैसे वैसे फ्रॉड भी एडवांस होते जा रहे हैं। आजकल एक नया फ्रॉड का ट्रेंड सामने आया है, वो है डिजिटल अरेस्ट, जो ब्लैकमेल कर वसूली करने का एक एडवांस तरीका है, जिसमें आरोपी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के नाम पर लाखों करोड़ों की ठगी कर रहे हैं। इन दिनों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट के एक के बाद एक कई चौंकाने वाले मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ज्यादातर मामलों में डॉक्टर, प्रोफेसर या रिटायर्ड बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। इस नए हथकंडे से ऐसे लोगों की मेहनत की कमाई एक झटके में उड़ा ली जाती है। कुछ दिनों पहले वर्धमान ग्रुप के सीएमडी एसपी ओसवाल को डिजिटल अरेस्ट कर जालसाजों ने 7 करोड़ रुपए ठग लिए थे। वहीं आगरा में एक महिला शिक्षक को उनकी बेटी के सेक्स रैकेट में फंसने का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया था। इस दौरान बेटी के बदनामी के डर के चलते महिला की हार्ट अटैक से मौत तक हो गई। कुल मिलाकर साइबर क्राइम का नया हथियार डिजिटल अरेस्ट अब लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी साइबर अपराधियों का नया अड्डा बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते 4 दिनों में डिजिटल अरेस्ट के 2 बड़े मामले सामने आए। पहली घटना में साइबर क्रिमिनल्स ने भोपाल में मुंबई के बिजनेसमैन को 7 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया। वहीं दूसरी घटना में भोपाल के ही एक टेलीकॉम कंपनी के इंजीनियर को 6 घंटे तक उनके ही घर में डिजिटली कैद कर लिया था। इससे 2 दिन पहले खंडवा के जिला अस्पताल में पदस्थ एक नर्सिंग ऑफिसर को 21 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया। उधर छत्तीसगढ़ में डिजिटल अरेस्ट के कई प्रकरण एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जहां रायपुर में जीवन बीमा कार्यालय पंडरी के अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर 6.5 लाख रुपए की ठगी कर ले गए। इससे पहले जालसाजों ने रायपुर में रहने वाली बुजुर्ग महिला लक्ष्मी को डिजिटल अरेस्ट कर 58 लाख रुपए की ठगी की। इस तरह के प्रकरण हर रोज देखने और सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे में आज चर्चा फ्रॉड का फंसाना, झांसे में मत आना किसी मुद्दे पर। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठगों ने ठगी का एक नया तरीका अपनाया है, डिजिटल अरेस्ट। बीते कुछ समय में दोनों प्रदेशों में साइबर ठगी की वारदातों में तेजी से इजाफा हुआ है। डिजिटल अरेस्ट का सीधा मतलब है कि कोई ऑनलाइन धमकी देकर वीडियो कॉलिंग के जरिए आप पर नजर बनाए रखा है। डिजिटल अरेस्ट के दौरान साइबर ठग नकली पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को आपराधिक केस में फंसे होने का डर दिखाकर धमकाते हैं और अपना शिकार बनाते हैं। इस दौरान वो लोगों से वीडियो कॉल पर लगातार बने रहने के लिए कहते हैं और इसी बीच केस को खत्म करने के लिए पैसे भी ट्रांसफर करवाते रहते हैं। ठगों के अपराध करने का यह नया तरीका पुलिस प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है। पुलिस और सरकार आम लोगों को जागरूक करने में लगी है, इसके बावजूद ये जालसाज लोगों को लगातार अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी ये रिपोर्ट। साइबर अपराधियों का बढ़ता आतंक, डिजिटल अरेस्ट बना ठगी का नया हथियार। जी हां, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अपराधियों का नया पैंतरा डिजिटल अरेस्ट पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। मध्य प्रदेश में तो साइबर अपराधियों की गिरफ्त में आने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 1.5 साल में प्रदेश में 50 से ज्यादा डिजिटल अरेस्ट की वारदातें हुई हैं और जालसाजों द्वारा ठगी गई राशि का आंकड़ा 385 करोड़ पर पहुंच चुका है। जुलाई तक यह आंकड़ा 300 करोड़ रुपए था। इतना ही नहीं, इस साल पहले 10 महीने में साइबर क्राइम की 5 लाख शिकायतें आई हैं, जो अब तक सर्वाधिक है। इन मामलों में राज्य में अब तक 30 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और अधिकतर आरोपी बिहार, राजस्थान और दक्षिण भारत के रहने वाले हैं। बात करें राजधानी भोपाल की, तो यहाँ हर रोज लगभग 17 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड हो रहा है। बीते 4 दिनों में ही भोपाल में डिजिटल अरेस्ट के 2 बड़े मामले सामने आए हैं। पहला मामला अरेरा कॉलोनी का है, जहां दुबई के बिजनेसमैन विवेक ओबराय को 7 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया गया। वहीं दूसरी घटना में टेलीकॉम कंपनी के इंजीनियर प्रमोद कुमार को भी साइबर अपराधियों ने 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर
5 लाख रुपए की मांग की। हालांकि दोनों ही घटनाओं में लोगों की सतर्कता और क्राइम ब्रांच की तत्परता ने लोगों को लूटने से बचा लिया। इस बात का विश्वास दिलाने में कामयाब रहे थे कि वो अलग अलग एजेंसीज हैं, खासतौर पे पुलिस, इनकम टैक्स और कुछ और एजेंसी जो उससे गहन रूप से पूछताछ करना चाहती है। लेकिन अंत जैसे भी पुलिस को पता चली, इस पूरे पुलिस के हस्तक्षेप पर पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया। पुलिस ने इसमें अपराध कायम करके आगे की विवेचना शुरू कर दी। उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में जीवन बीमा कार्यालय पंडरी के अधिकारी राकेश नशीने को भी ठगों ने सीबीआई अधिकारी बनकर कॉल किया और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के केस को बताकर डिजिटल अरेस्ट कर 6.5 लाख रुपए ले लिए। इससे पहले जालसाजों ने रायपुर में रहने वाली बुजुर्ग महिला लक्ष्मी को डिजिटल अरेस्ट कर 58 लाख की ठगी की थी। इस मामले में पुलिस ने छापा मारकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जसविंदर साहनी नाम के व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई है और उससे 9.5 लाख रुपए की राशि को सीज किया गया है और विभिन्न उसके बैंक अकाउंट में लिंक लगाया गया है। और आगे भी इस प्रकार के जो ऑनलाइन फ्रॉड में इनके साथी दरान कौन है, इसका आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। कुल मिलाकर डिजिटल युग में साइबर अपराधी लोगों को ठगने का लगातार नया पैंतरा अपना रहे, तो वहीं साइबर क्राइम पर लगाम लगाना पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने के साथ ही साइबर क्रिमिनल भी नई नई तकनीकी से लोगों को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र सिंह चौहान साहब हैं, एडिशनल डीसीपी साइबर क्राइम के हैं, भोपाल से ही हैं। शोभित चतुर्वेदी आईटी गुरु हैं। अरविंद सिंह दागी जी हैं, लॉ ऑफिसर साइबर मुख्यालय भोपाल। संभव सोगानी जी हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भोपाल से ही हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चौहान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत बहुत स्वागत है। चौहान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। लेकिन टीवी खुला है या जो भी है, वहां से रिवर्स आवाज आ रही है मेरे पास। जी बिल्कुल आ रही है। चौहान साहब, ये डिजिटल अरेस्ट, ये तो खैर मीडिया की एक देन है, मीडिया ने इसका नाम दिया है। क्या ऐसा कोई कानून है कि दूसरे शहर की पुलिस, ओरिजिनल अगर कोई अपराधी है, उसको फोन करके उसको वहीं रहने का कोई ऐसा आदेश जारी कर सकती है कि आप वहीं पे जहां है वहीं खड़े रहिए, हम आ रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं? कोई भी इस तरह का कानून है क्या? अरेस्ट कर रहे हैं कोई भी? तो जो डिजिटल अरेस्ट बढ़ रहा है, इस नाम का कानून में कोई शब्द ही नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, इस शब्द की जगह हम एक शब्द इस्तेमाल करें जैसा कि मोबाइल पर फर्जी अफसर बनकर ठगी, जी, तो शायद ज़्यादा जनता को अपील करेगा, उन लोगों तक पहुँचेगा जो अनपढ़ हैं या जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और उनके शब्दों को नहीं समझते हैं, तो ज़्यादा तक अपन लोगों तक पहुँचेगा। जहाँ तक बात है, जब इस शब्द कानून में कहीं है ही नहीं, तो इस तरह का कोई टेलीफोन पर कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। ये बात सबको समझनी पड़ेगी जी। और जहाँ तक बात है जो अपराध की है, अपराध होने के कारण की है, वो ये है कि हमारी जागरूकता जब कम होती है, हम लोग जब सावधानी बरतना मोबाइल पर छोड़ देते हैं, इनकमिंग कॉल के टाइम जो हमारा सेमी कॉन्शियस जो रहता है, हमारी जो पूरी सतर्कता रहती है वो गायब हो जाती, और कहीं हड़बड़ी में हम ये कॉल रिसीव करके उसके कहे अनुसार आचरण करना शुरू कर देते हैं, डेटा देना शुरू कर देते हैं, पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, तब धोखाधड़ी के आप शिकार होने की संभावना आपके बढ़ जाती है। जी जी, ये जो लोग इस तरह से कर रहे हैं, इनके नंबर भी आते हैं हम लोग पास जो निश्चित तौर पे, और हमारे पास भी परसों एक फोन आया, सीबीआई लिखा हुआ है, उसमें बोले क्राइम ब्रांच, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूं, उनका नंबर अभी भी मेरे पास है। तो ये क्या लोकेट नहीं कर सकती है क्या पुलिस इनको? और लोकेट नहीं कर पाती तो क्या कारण है कि कहां पे है, कौन है? ना सही है, जिन नंबरों से फोन आते हैं वो नंबर या तो किसी के चोरी किए होते हैं, उधार लिए होते हैं, या उस व्यक्ति के नहीं होते हैं जो वो इस्तेमाल कर रहा होता है, चाहे वो बैंक खाते हों और चाहे मोबाइल नंबर हो। दूसरी बात, हमें दूसरा इस बात का देखना पड़ेगा कि रिपोर्ट कितनी देर में होती है। अगर रिपोर्ट तत्काल हो गया तो 2 मामलों में आपने भोपाल में देखा, जो डिजिटल अरेस्ट से मुक्त कराया गया, इस समस्या को सुलझाया गया जी, तो पुलिस बहुत जल्दी कार्रवाई करती है। लेकिन अगर आप कई दिनों, कई घंटों तक जानकारी
नहीं देते हैं तो आपका पैसा भी निकल जाता है और व्यक्ति ये मोबाइल को बंद कर देता है। और आप इस पूरे प्रकरण में देखेंगे, इस पूरे घटनाक्रम में साइबर फ्रॉड में एक स्टेट से व्यक्ति कॉल करता है, फ़ोन करता है, दूसरे स्टेट में खाते में पैसा जाता है, तीसरे स्टेट में पैसा ट्रांसफ़र होता है और उसके बाद उस स्टेट में या अदर कंट्री में जहाँ भी जैसा जाना होता है वो पैसा निकल जाता है जी। तो जब तक ये काम होता है 1 घंटे में ये आपका पैसे का जो ट्रांजेक्शन है वो चला जाता है जी। 1 दिन के बाद व्यक्ति बदल जाता है, वो जगह लोकेशन चेंज कर देता है। जब हमारी पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है तो वो लोकेशन चेंज कर चुका होता है। तो ये पकड़ लगभग जितने मामले कायम होते हैं लगभग सभी लोग पकड़ में आते हैं, पर तब तक साक्ष्य निकल जाते हैं, पैसा निकल जाता है, ये लोकेशन चेंज हो चुकी होती है। तो इसका अपराध का इसका पकड़ना तो उपाय है ही, एक उपाय और है कि इसको हम रोकें, और रोकने का एकमात्र साधन है जागरूकता। जी। जागरूकता चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे स्कूलों में हो, परिवारों में है, मोहल्ले में हो, ये जागरूकता से के माध्यम से ही हो सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति जब मोबाइल इस्तेमाल करता है तो मोबाइल इस्तेमाल करने वाले को, अगर जिसको मैं एक नया शब्द दूंगा डिजिटल लिटरेसी, यानी आपको मोबाइल उपयोग करने की शिक्षा नहीं है कि मोबाइल कहाँ उपयोग करना है, और उससे ज़्यादा ज़रूरत मोबाइल कहाँ उपयोग नहीं करना है। अगर आपको ये ज्ञान नहीं है तो आप ये मान के चलिए मोबाइल में धोखाधड़ी होने के शिकार होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। आपको कॉल आता है तो आप कॉल को सोचते विचारते नहीं है, क्या रिस्पॉन्ड करना है, क्या जानकारी देना नहीं देना, वो नहीं सोचते, और उसके बाद आप आगे कदम उठाते जाते हैं तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ना बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं हो जाती हैं। जी जी। फिर हमारे साथ अरविंद सिंह दागी साहब हैं, लॉ ऑफिसर हैं साइबर मुख्यालय भोपाल से। दागी साहब, ये तो खैर डिजिटल अरेस्ट, देखिए पहले इसके पहले अलग अलग तरह के फ्रॉड किए जाते थे, कुछ महिलाओं की आवाज से कॉल किए जाते थे, फिर दूसरी तरह के होने लगे, डिजिटल अरेस्ट हो गया। इस निश्चित तौर पे अगर यहाँ जागरूक हो गया हमारा आम आदमी तो अभी और भी नए तरीके अपनाएंगे वो। क्या अभी कुछ और नए तरीके आपके सामने आए हैं दागी साहब जिससे वो आपके साथ ठगी कर सके? बिल्कुल, देखिए अभी जो डिजिटल अरेस्ट है ये ट्रेंड में है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है। और सामान्यतः पहले मैं थोड़ा सा डिजिटल अरेस्ट पे बात करूंगा। जैसे सर ने कहा कि हम आम जनता को सामान्य शब्दों में बताएं कि आपको कोई भी व्यक्ति मोबाइल के द्वारा गिरफ्तार नहीं कर सकता है, ना ही ये कोई विधिक प्रक्रिया है। तो इसमें अगर आप जागरूक हैं तो सीधी सीधी बात यह है कि अगर आपको कोई ये धमकी देता है कि आपको ऑनलाइन गिरफ्तार कर लिया गया है तो आप तुरंत वो मोबाइल स्विच ऑफ कर दें और अपने जो नजदीकी थाना है वहां सूचना दें। और अब मैं आपको बताऊंगा कि नए तरीके से फ्रॉड कैसे हो सकता है। अभी एक ट्रेंड चल रहा है एपीके फाइल भेजने का। तो जो एपीके फाइल भेजी जाती हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से एपीके फाइल भेज दी जाती हैं, जनधन योजना के नाम से एपीके फाइल भेज दी जाती हैं, बीमा योजना के नाम से एपीके फाइल भेज दी जाती है। और अब शादियों का सीजन आ जाएगा तो इनविटेशन कार्ड की भी एपीके फाइल भेजी जा सकती है। तो अगर आपके मोबाइल या ग्रुप में इस तरीके की एपीके फाइल आती हैं तो उनको पे क्लिक ना करें। अगर आप उनको ओपन करते हैं तो वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड हो जाएंगी और आपका मोबाइल का नियंत्रण साइबर अपराधियों के हाथ में चला जाएगा। फिर आपको कोई भी ओटीपी और कोई भी नंबर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो उनका आपके मोबाइल पर एक्सेस रहेगा और वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने इनविटेशन अगर भेजा, सामान्य आदमी तो इनविटेशन कोई भेजता है तो खोलता ही है, तो उससे क्या एपीके ही लिखा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब इनविटेशन खोला जाता है तो इनविटेशन या तो हमें पीडीएफ फॉर्म में आ सकता है या किसी और फॉर्म में आ सकता है, लेकिन अगर वो इनविटेशन भेजा गया है और उस पर एपीके लिखा है तो आप उसको ओपन ना करें, आप उसको तुरंत डिलीट कर दें। और अगर वो आपका जानने वाला नंबर नहीं है, अननोन नंबर से आपको एपीके फाइल भेजी गई है तो आप उस नंबर को ब्लॉक कर दें। बहुत सारी समस्याएं केवल अगर हमें अननोन नंबर से कोई चीज भेजी जाती है तो हम उनको रिपोर्ट और ब्लॉक कर दें तो बहुत सारी समस्याओं से समाधान पा सकते हैं। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं तो कोशिश करें उन ग्रुप में कोई अननोन व्यक्ति नहीं जुड़ा होना चाहिए। जी। अब चलिए हमारे साथ शोभित जी, हम आपके पास और आएंगे और जानना चाहेंगे कि कुछ आपके पास नए तरीके के अपराध केस इस तरह से आए हैं जो मीडिया में नहीं आए हो, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। शोभित जी हमारे साथ। शोभित जी,
और जितना हम एडवांस होते जा रहे हैं उतने ही एडवांस ठगी होती जा रही है, अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। हमें लगता है कि हम और आप जहां हैं उससे कहीं ज्यादा आगे ये 8वीं पास 9वीं पास ये लोग ज्यादा हमसे आगे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। लेकिन ये कह सकते हैं कि जालसाजी में बहुत आगे है। शोभित जी आपकी आवाज नहीं आ रही ढंग से। अभी आवाज क्लियर है? मैं कह रहा हूँ जालसाजी। शोभित जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज क्लियर है? अभी आवाज आ रही है? मुझे लगता है शोभित जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। शोभित जी कुछ कारण है, क्या वजह है, क्यों नहीं पहुंच पा रही? हम आपके पास फिर से आते हैं। हमारे पास संभव सोगानी जी हैं, एडवोकेट संभव जी। इस तरह के मामलों में मैंने जैसे अगर पकड़े भी जाते हैं अपराधी तो नए कानून में कितने साल की सजा है, क्या क्या सजा है? इसमें त्रिपाठी जी पहले अपन दो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक हो गया अपराध जो नॉर्मली हो रहा है और एक जो हो रहा है साइबर पे जो डिजिटल वे में हो रहा है। इसके लिए दो कानून है, एक तो जो अब BNSS लागू है वो जो नया कानून है, और इसी के साथ साथ IT एक्ट जो हमारे यहाँ के पूरे साइबर क्राइम को कवर करता है। बात इसमें अगर इस तरीके से देखा जाए जो अभी शैलेंद्र जी ने समझाया वो बात बिल्कुल सही है कि इसका जो वर्ड है डिजिटल अरेस्ट, ये कानून की कोई किताब में नहीं है, ये ऐसे ही लोगों ने दे दिया गया वो है। मैं भी इस नाम से, इस फ्रॉड के इस नाम से अग्री नहीं करता। अगर हम एक बार देखेंगे, अगर हम देखेंगे एक बार धारा जो खाली है, दिख नहीं रहा है जो एक धारा अगर हम देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो है IT एक्ट की धारा 66D। तो जो सेक्शन 66D है IT एक्ट का वो बताता है एक फ्रॉड इन रिलेशन टू इम्पर्सोनेशन ऑफ अ पर्सन बाय यूजिंग कंप्यूटर। इसका मतलब क्या हुआ त्रिपाठी जी कि आप कंप्यूटर के जरिए कोई और व्यक्ति बनकर और उस व्यक्ति का बनकर आप चीटिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है जो ये अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट वाला क्राइम है, ये डिजिटल अरेस्ट वाला क्राइम इस सेक्शन के अंतर्गत कवर होता है, जिसमें आप किसी एक ऑफिसर, किसी एक अधिकारी, किसी एक सरकारी संस्था के एक पोजीशन का गलत नाम, गलत एड्रेस, गलत इंफॉर्मेशन लेकर सामने वाले को इम्पर्सोनिफाई करते हो कि मैं वो हूं और उससे एक गलत तरीके से पैसे की डिमांड करते हैं। होता क्या है इसमें त्रिपाठी जी, ज्यादातर व्यक्ति बिना जांच किए इस बात से प्राथमिकता में डरकर उनकी की हुई डिमांड के पैसे ट्रांसफर कर देता है। इसमें दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली ये कि हमें लोगों को इस बात के लिए जागरूक कराना चाहिए कि अगर पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस देश की कभी भी कार्रवाई करेगी तो वो राइटिंग में करेगी। वो आपको भले ही नोटिस भेजेगी, ऐसा हो सकता है कि वो आपको नोटिस व्हाट्सएप पे भेज दे, लेकिन वो आपको, वो ऑफिसर फोन करके या फोन करके आपको सूचित करके आपको वहां से बचाए या वो करे, उस पर कार्रवाई करे, ये कोई प्रावधान या प्रोसीजर नहीं है। तो अगर कोई भी गलत काम आपके रिश्तेदार के साथ होता भी है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले उसकी लिखित कार्रवाई होगी और उस लिखित कार्रवाई की सूचना आपको दी जा सकती है जी। कि आपके ऊपर ऐसी लिखित कार्रवाई के दौरान FIR हो चुकी, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और आप आकर इस डिपार्टमेंट में, इस थाने में, इस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में आके मिलिए जी। अब हो क्या रहा है कि लोग इस बात को डर कर बिना जांच किए उस चीज के अंदर आगे चले जाते हैं। तो सबसे पहले मेरा इसमें यह कहना है कि जो डिजिटल अरेस्ट है उसको सेक्शन 66D के तहत देख के इसको यह बताना चाहिए कि इम्पर्सोनेशन कर रहे हो आप किसी व्यक्ति का छल करके, उसका नाम यूज करके, उसकी पोजीशन का यूज करके आप पैसे लेके चीट करना चाह रहे हो थ्रू कंप्यूटर सोर्स। तो एक तो ये प्रोविजन है जिसके अंतर्गत ये क्राइम हो रहा है। अब इस क्राइम का जब कोर्ट में, जैसे अभी शैलेंद्र जी ने बताया और दूसरे हमारे जो एक्सपर्ट है सिंह साहब ने बताया कि होता क्या है कि इसमें रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो इतनी एंट्री बदलते हैं। हम भी जो केसेस देखते हैं कि उन्होंने एक बार पैसे लिए, उसके बाद उनकी बहुत सारी एक ऐप है जिसके अंदर वो बिटकॉइन जैसे कुछ बहुत सारे कॉइन्स में खरीद लेते हैं, पर्सनल वॉलेट में एंट्री कर लेते हैं और उससे फिर वो पैसे विदेश भी ले जाते हैं।
फिर उसको करेंसी एक्सचेंज करके अपने अकाउंट में, ट्रेडिंग वाले अकाउंट में ले लेते हैं। इस तरीके से उस पैसे को इतनी तेजी से इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं कि उसको वापस पकड़ना, ट्रेस करना, चेन बनाना और फिर कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करके एविडेंस से प्रूव करके रिकवर कराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसे में जो फाइनेंशियल लॉस उसको हो जाता है व्यक्ति को, विक्टिम को, वो उसे वापस कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और भले ही ये बात सही है कि उसको पकड़ तो लेते हैं, लेकिन जो मास्टरमाइंड है, जो करवा रहा है, जो एकदम उसके पीछे से गिरोह चल रहा है, उनके पास तक जा नहीं पाते, जिनकी वजह से उनकी इस बात को लेके एक कहना चाहिए मोटिवेशन मिलता रहता है, इंकरेजमेंट मिलती रहती है और ये आगे भी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज की डेट में हमारे जो कानून है वो तो ठीक है, लेकिन उनकी इन्फोर्समेंट के लिए थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते हुए नए तरीके से आना चाहिए, जिससे कि हम उसको ट्रेस करके उसको रोकने में थोड़े सक्षम रहें और जल्दी इसको एक्शन ले पाएं। जब आप समझते हैं कानूनी कार्रवाई में समय बहुत लगता है, एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन, इतने समय में वो जो अपराधी है वो बहुत आगे तक उस पैसे को ट्रांसफर करके निकल जाता है। लेकिन जो पकड़ा गया है उसको कितने साल तक की सजा का प्रावधान है? देखिए, हर धारा में अलग अलग प्रावधान है। मैंने आपको जो बताया, मेरे हिसाब से जो इसमें सेक्शन 66D में लगना चाहिए और जो भी अलग अलग धाराएं लगती हैं उसके हिसाब से उसमें अलग अलग सजा है। 3 साल से लेके 5 साल, 7 साल, अलग अलग सजा है। और फिर उतनी ही पूरी मैक्सिमम सजा लगे ऐसा नहीं है। केस टू केस उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है वो देख के जज तय करते हैं कि क्या सजा होनी चाहिए। मतलब जैसे एक हार्ट अटैक से महिला की मौत हो गई, उसकी बेटी को बोले सेक्स रैकेट में आ गई है, उसको हम बचा लेंगे और आप इतना पैसा ट्रांसफर करिए, हार्ट अटैक से मौत हो गई, अब ऐसे में क्या सजा होगी? अब देखिए, इसमें धाराएं कौन सी लगाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफआईआर धारा क्या लगनी ये भी चाहिए? देखिए, धाराएं तो ये भी लगाई जा सकती है कि भाई आपने उसको प्रोवोक करके उसके लिए मर्डर के लिए उसको मतलब उसको कल्पेबल होमिसाइड किया। ये डिपेंड करता है कि उस टाइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी क्या तथ्य उनके सामने आते हैं, पुलिस के सामने क्या स्टेटमेंट्स आते हैं और उस स्टेटमेंट्स के रिकॉर्ड होने के बाद ही वो धाराएं लगा पाती है। चार्जशीट के दौरान में भी उसमें बढ़ाई जा सकती है सप्लीमेंट्री में, लेकिन ये बड़ा स्पेसिफिक चीज़ होती है और ये हर केस टू केस में जो स्टेटमेंट ले जाता है उसी पे पुलिस अपना कार्रवाई करती है। जी शोभित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? शोभित जी, मेरी आवाज आ रही? हाँ, मैं तो आ रही, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी शोभित जी, आप लोग इतने एक्सपर्ट हैं, आईटी एक्सपर्ट कहलाते हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि ये जो इस तरह के फ्रॉड कर रहे हैं, वो जो मीडिया में भी आ रही हैं कि 8वीं पास 10वीं फेल, इस तरह की खबरें आ रही, ये नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। क्या आईटी एक्सपर्टों के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जो तरीके ये इजाद कर रहे हैं उसकी तोड़ हो कोई? जैसे एपीके ऐप जैसा बता रहे हैं, यही है ना दागी साहब? एपीके फाइल उन्होंने वो किया कि आपको इनविटेशन भेज दिया, आपने अगर उसको इनविटेशन को खोलने का प्रयास किया, सारी चीजें उनके पास पहुंच गई। इसकी तोड़ कोई आईटी एक्सपर्टों के पास है क्या? देखिए, सिंपल सा इसमें गेम ये है कि अगर आप अपने स्मार्ट मोबाइल को अच्छे से अगर आप उसको सिक्योर रखें, अननोन सोर्सेज के फाइल इंस्टॉलेशन को बंद करें और साथ में आप ये जो एक्स्ट्रा लिंक से आती है, अननोन लोग को जानते नहीं है, ये ऐसी फाइल को डाउनलोड ना करें, तो आप काफी हद से बच सकते हैं। .apk का भी लिखा साफ साफ आता है, तो उससे आप बच पाएंगे कि आपको ऐसे कोई भी लिंक या कोई भी ऐसी चीज को डाउनलोड नहीं करना है। नहीं, ये तो एक अवेयरनेस की बात हो गई कि डाउनलोड नहीं करना है, ये प्रचार प्रसार की बात हो गई इन चीजों पे। हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि इसको डिस्ट्रॉय करने के कोई साधन है क्या? सर, इसमें सबसे मेन चीज यही है कि .apk एक छोटा सा एक पैच फाइल होती है जो आपके एंड्रॉइड मोबाइल को रिमोटली एक्सेस करने के लिए बनाई गई है, टेक्निकली कुछ काम करने के लिए, लेकिन इसका मिसयूज कर रहे हैं। तो वो पैच फाइल जो है अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि वो जब तक आप डाउनलोड नहीं करोगे डाउनलोड नहीं, तो अगर आप उसको डाउनलोड करेंगे तभी वो एक्सेस आपके मोबाइल का दे पाएगा, वरना नहीं दे पाएगा। नहीं, ये तो मैं समझ गया कि हम डाउनलोड करेंगे, जैसे ये तो दांगी साहब ने बताया कि डाउनलोड करेंगे तभी एक्सेस उसको मिल पाएगा। उसके बाद जो भी आपका
संदेश है, जो भी मैसेज है, ओटीपी है, सब उसके पास बाईपास होके चला जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं शिकार हो गया, मैंने डाउनलोड कर लिया गलती से, अब उसके पास सामने सब कुछ चला गया, अब उसको डिस्ट्रॉय करना है कि पास न जाए, मेरे पास वापस आ जाए, कोई रास्ता है क्या? नहीं, उसके लिए आपको अपना मोबाइल तो टोटली फ्लैश करना पड़ेगा। और दूसरा, कभी भी अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आपको लगता है कि आपके मोबाइल को जैसी एक्टिविटी हो रही है, तो सबसे पहले आप इंटरनेट बंद कर दें। अगर आप इंटरनेट बंद कर देंगे तो वो रास्ता ही बंद हो जाएगा जिससे वो सारी चीजें आपके मोबाइल से जाएंगी। जी, अगर आप इंटरनेट एक्टिविटी बंद कर देते हैं तो आप बहुत हद तक सेफ हो सकते हैं। जी जी नहीं तो इंटरनेट एक्टिविटीज कब तक बंद रखें? देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका डेटा जा रहा है, आपका मोबाइल गर्म हो रहा है, आपका एक्सेस बढ़ती जा रही है, तो आप अपने मोबाइल का सबसे पहले डेटा बंद करें, मोबाइल के एप्लीकेशन मैनेजर में जाके चेक करें और सर्च करें .apk फाइल्स कहाँ इंस्टॉल्ड है। आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगी .apk फाइल्स इंस्टॉल कहाँ है, उसको आप इंस्टॉल कर दें तो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल कुछ हद तक सेफ हो जाएगा। अगर आपको लगता है नहीं, ऐसा नहीं है, तो आप उसको कंपनी में जाके फ्लैश करवा सकते हैं या किसी जानकार एक्सपर्ट या किसी कंप्यूटर वाले के पास जाके उसका इलाज करा सकते हैं। वो ठीक हो जाती है, वो रिमूव हो जाती है। मतलब एक ही APK फाइल अगर हमने इंस्टॉल कर ली है गलती से तो वो रिमूव भी हो सकती है? जी, एक बार फिर से बताएं, हमारे दर्शक सुन ले, कैसे रिमूव कर सकते हैं? देखिए, या तो आप कंप्यूटर को, अपने मोबाइल को रीसेट कर दें। जी। दूसरा, आप एप्लीकेशन मैनेजर में जाके सर्च करें ऐसी कोई ऐप जिसमें .apk लिखा हो, वो 1 KB या 2 KB से ऊपर की नहीं होती। जी। तीसरी चीज, आप सर्च कर सकते हैं .apk फाइल अपने मोबाइल के जैसे एप्लीकेशन या उसके अंदर जाके ऐप्स में कि कहाँ पर वो सेव है, आप उसको भी डिलीट कर सकते हैं। जी। क्या अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप किसी शॉप पे जाके अपना मोबाइल को कंपनी रिसेट या फ्लैश करवा सकते हैं। जी। और अगर उसके बाद आपको लगता है कि अभी भी कुछ ऐसा डाउट है तो आप किसी एक्सपर्ट या किसी ऐसे व्यक्ति पर मिले और उसका अपना फोन चेक करा ले, वो रिमूव हो जाती है। जी। और कोई हमारे दर्शकों को कोई आप बताना चाहें जिससे वो सेफ रहे? देखिए, सबसे मेन चीज है मोबाइल की सेटिंग। जी। आप अपने मोबाइल की सेटिंग ऐसी रखें जैसे आपका गूगल असिस्टेंट बंद रखें, आप अपने फ्रंट कैमरे को कवर करके रखें। जो आज महिलाएं बिंदी लगाती है उसको आप फ्रंट कैमरा पर लगा के रखें, ठीक है। और ऐसी कई छोटी छोटी चीजें हैं जैसे अननोन आप कोई भी चीज में ना जाए कि जिससे आपको अपने सारी चीजों को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, डेटा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। जी। चौहान साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? जी। जी। चौहान साहब, भोपाल में अचानक, भोपाल की हम केवल बात कर ले रहे हैं, अचानक इसका ग्राफ बढ़ा है इस तरह के फ्रॉड होने का। इसका क्या कारण आप मानते हैं और क्या ये कंट्रोल हो पाएगा आने वाले समय में पूरी तरह से? जी, साइबर क्राइम जो है किसी शहर, किसी प्रदेश, किसी देश या किसी दुनिया के किसी भी कंट्री से एक मतलब अलग नहीं है, ये पूरा ग्लोबल है, कहीं से भी कहीं ऑपरेट होता है। जी। अगर हम बात करते हैं कि एमपी के लोग ठगे जा रहे हैं तो हो सकता है एमपी में बैठ के लोग, कुछ लोग एमपी से बाहर ठग रहे होंगे। जी। जहाँ तक समाप्त होने की बात है, हमारी जागरूकता पर निर्भर करेगा। पहले हमारे साथ ओटीपी फ्रॉड होता था, लेकिन हमें जागरूकता आई, हमने ओटीपी देना बंद कर दिया, आरोपियों ने ओटीपी फ्रॉड करना बंद कर दिया। जी। अगला आपने देखा होगा, फिर इसके बाद कोई लॉटरी का फ्रॉड आया, शादी वाला फ्रॉड आया, नौकरी का फ्रॉड आया। हमें जागरूकता आई, हमने जानकारी देना बंद कर दिया, अपराधियों ने उसका तरीका बंद कर दिया। फिर आया वीडियो कॉल करने का, आया था पहले एक्सटॉर्शन का, लड़कियां कॉल करती थी। फिर आया कि लोन ऐप आई, फिर हमें जागरूकता आई, चाहे वो सोशल मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूकता आई। जनता ने जानकारी देना बंद कर दिया, मोबाइल धारक ने उसके जानकारियाँ साझा करने से मना कर दिया, उन्होंने अपना तरीका बदल लिया। अब ये तरीका भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा क्योंकि लोगों में जागरूकता आ रही है। जहाँ तक भोपाल में मामले बढ़ने की बात करूँ, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। मैं गर्व से कह सकता हूँ मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में कि दोनों मामलों में जो उनको जानकारी तत्काल मिली, दोनों में रेस्क्यू किए गए, दोनों में किसी तरह की घटना होने से बचाया गया। लेकिन ये कब संभव हुआ? जब समय पर अपराध की इत्तला, जानकारी साझा पुलिस को की गई।
यदि हर व्यक्ति ये समझ ले, हर व्यक्ति मोबाइल का उपयोग समझ ले, हर व्यक्ति मोबाइल का उपयोग कहाँ नहीं करना है समझ ले, कितनी जानकारी साझा करना नहीं करना है समझ ले, कोई भी तरीका हो सकता है। आप सोचिए पहले जब हम कोविड होता था, कोविड में वायरस कैसे आ सकता है, वो हम हर चीज में अनुमान लगाते थे जी। तो इस तरह अनुमान लगाना पड़ेगा कि हमारे मोबाइल के माध्यम से कितने तरीके से फ्रॉड हो सकता है जी। आपको जो ट्रैफिक के सिग्नल के तरीके से रुकना, देखना है, फिर आगे बढ़ना है। आप अननोन कॉल को कभी व्यस्तता में मत उठाइए, जब आप फ्री ना हो तब अननोन कॉल को मत रिसीव करिए, थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्ड करिए, पूरा चौकस रहिए, सावधान रहिए, आप बिल्कुल इत्मीनान से बात करिए। उसके बाद आपको लगता है प्रेमा फेसी कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, आप काट दीजिए। जहाँ पे गफलत है आप सलाह लीजिए। आपको पुलिस की बात आ रही तो स्थानीय पुलिस पहुंच जाइए थाने की, सर मेरा कोई वारंट आया, जब आप में कोई गड़बड़ी नहीं है, आपने कोई अपराधी नहीं करा तो आप बिल्कुल पूछिए, थाने मत जाइए। पर आपका कोई पुलिस वाला परिचित तो होगा, नहीं पुलिस वाला परिचित तो आपके परिचित के परिचित से बात करिए। इतना तो दुनिया में कांटेक्ट आपको निकल ही आता है। तो मेरा कहना है कि सिर्फ और सिर्फ रोकना अपराध है तो आपको जागरूकता, सावधानी ही पड़ेगी। बाकी जितने जल्दी अपराध के बारे में सूचना मिलेगी पुलिस उतना तत्परता से कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश शासन बहुत जागरूक और संवेदनशील है इस विषय में, कार्रवाई लगातार कर रहा है। आगे भी जनता की मदद के लिए, पीड़ितों के मदद के लिए, उनके सहयोग के लिए कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इसके माध्यम से, हमारे थानों के माध्यम से, चाहे वो हमारी हेल्पलाइन है, चाहे केंद्र सरकार की जो गृह मंत्रालय का जो साइट है उसकी हेल्पलाइन। मैं छोटी छोटी चीज़ बता दूं, केंद्र सरकार की जो साइट है, एमएचए की साइट है साइबर अपराध वाली, उस पर आप गुम मोबाइल रजिस्टर्ड करा सकते हैं। आपके ऊपर कोई लिंक आता है उसको ब्लॉक करवा सकते हैं, आपको कोई मैसेज आता है, कॉल आता है, उसको ब्लॉक करवा सकते हैं। चक्षु करके ऐप है उसमें आप उस पर कर सकते हैं। तो सब जगह समाधान उपलब्ध है, आपके सुरक्षा के उपाय उपलब्ध हैं। पर एक बार हमें अपने सुरक्षा संबंधी उपायों के बारे में पड़ताल करनी पड़ेगी, जानकारी रखनी पड़ेगी। जैसा कि आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो हेलमेट का इंतजाम करते हैं, स्टेपनी का इंतजाम करते हैं, ट्रैफिक के सिग्नल देखकर चलते हैं, उसी प्रकार मोबाइल इस्तेमाल करना उतना ही सावधानी पूर्वक आपको करना पड़ेगा जितना कि आप वाहन चलाते हैं। और आप भले ही कितने पुराने ड्राइवर हों, अगर आपने असावधानी रखेंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपकी दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। उस तरह मोबाइल इस्तेमाल करने में अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपके साथ साइबर अपराध घटित होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। जी जी, चल मैं एक बार फिर आपके पास आता हूं, ये जानने का प्रयास करेंगे कि निश्चित 2 बड़े केस जो अभी राजधानी भोपाल में आए हैं, ये अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, इनने कोई अपराध नहीं किया, फिर 6-6 घंटे 8-8 घंटे ये अपने आप को बंद क्यों कर लिया, ये आपने निश्चित पूछा होगा, और पूछा होगा तो उनका क्या जवाब रहा। हम आपके पास इसके पास आ रहे हैं चौहान साहब, फिर से पूछते हैं, एक बार दागी साहब के पास फिर चलते हैं। दागी साहब, कोई और इस तरह की घटनाएं आपके पास जो दिलचस्प घटनाएं हो, जिनको लोगों को समझ में ना आया हो कि ये हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है और वो फ्रॉड के शिकार हो गए, आपके पास इस तरह के प्रकरण आए होंगे दागी साहब? बिल्कुल, देखिए समय समय पे इस प्रकार के प्रकरण आए हैं। जैसे कि कई बार ये प्रकरण आ जाता है कि किसी को कॉल लगा के बोला जाता है कि हमें आपके फादर को पैसे देना है और हमने आपके अकाउंट में 40,000 पैसे ट्रांसफर कर दिए। उदाहरण भी बताएंगे? जी, यही उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। हमने आपके अकाउंट में 40,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं, जबकि हमें आपके फादर को 4,000 रुपए देने थे, आप हमें 36,000 रुपए वापस कर दीजिए। तो जल्दबाजी में वो मैसेज ये नहीं देखते कि हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं कि नहीं, और वो पैसे वापस कर देते हैं। तो ये भी उसमें आ जाता है। और अभी जैसे नए बच्चे जो पढ़ने आते हैं उनके साथ फ्रॉड होता है कि आप ऑनलाइन मूवी रेटिंग दीजिए, तो उन्हें भेजी जाती है लिंक, वो उस पर अपनी जैसी डिटेल भरते हैं तो वो साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। जी, विभिन्न प्रकार के मामले आते हैं। जैसे कई बार आ जाता है कि आपका डेबिट कार्ड इशू हुआ है और हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं या जानकारी देते हैं तो हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। या हमें कॉल आते हैं कि आपको शेयर मार्केटिंग करनी है, तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि आपको शेयर मार्केटिंग कैसे करनी है, और हम जैसे ही उनका सहारा लेते हैं हम साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। अभी कैसे साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं? देखिए, अभी जैसे एक बड़ा अमाउंट डिजिटल अरेस्ट में ठगा जा रहा है, ऐसे ही
जो शेयर मार्केट के नाम पे पैसे लगाए जाते हैं, इसमें भी लोगों से बड़ी ठगी की जाती है। लोगों से 80-80 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए केवल इस नाम पे ठगे गए हैं कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, हम आपका पैसा डबल कर देंगे। और उस पे क्या होता है, जो पेज बनाते हैं शेयर मार्केट के नाम पे, वो पेज डुप्लीकेट पेज होता है। उस पे हम पैसे लगाते हैं तो वो हमें पैसे दिखते हैं कि हमारे पैसे ज्यादा हो रहे हैं। पता चला कि किसी ने 50 लाख लगाए और उसके 1.5 करोड़ दिखने लगते हैं, जबकि वो सही नहीं होते हैं और लोग इस प्रकार की ठगी का शिकार होते जाते हैं। जी, इस तरह के कोई एक आध दो उदाहरण सहित जो आपके सामने आए हो? जी जी, इस टाइप का एक भोपाल का ही मामला है, जिसमें एक उद्योगपति हैं, उन्होंने 80 लाख लगाए थे शेयर मार्केट में। उनसे पहले बोला गया कि वो उनसे फेसबुक के माध्यम से उनसे कोई जुड़ा, उन्होंने फेसबुक के माध्यम से उनसे चैटिंग की, तो उन्होंने कहा भाई आप भी लगा सकते हैं और आपका पैसा डबल हो जाएगा, मैंने भी कमाया है। तो उनको बताया गया कि 3 ग्रुप हैं, एक ए ग्रुप है, एक बी ग्रुप, एक सी ग्रुप। तो बी ग्रुप तो भर चुका है, आप अगर सी ग्रुप में पैसे लगाएंगे तो आपके पैसे आपको 3-4 गुना ज्यादा मिलेंगे। तो उनसे पहले 20 लाख रुपए लगाए गए। अब उन्होंने 20 लाख रुपए लगाए तो 20 लाख के उनको कुछ समय बाद उस पे प्रोफाइल पे 60 लाख रुपए दिखने लगे। जब उन्होंने कहा कि हम इसको निकालेंगे तो उन्होंने कहा कि आपके अभी पूरे पॉइंट नहीं हुए हैं, जब आपके पूरे पॉइंट हो जाएंगे तो आप इन पैसों को निकाल सकते हैं। तो उसके बाद उनसे फिर बोला गया कि आप इसमें अभी 20 लाख और लगा लीजिए तो आपके पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे। तो उन्होंने 20 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दिए। जब उन्होंने 20 लाख रुपए और इन्वेस्ट किए, उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं पैसे निकालना चाहता हूं। जब उन्होंने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो अब उनके जो प्रोफाइल पे पैसे दिखने लगे वो 2 करोड़ रुपए के आसपास दिखने लगे। जब उन्होंने निकालने की कोशिश की तो उन्होंने कहा भाई आपका जो पैसा है वो उसमें इनकम टैक्स भी जमा करना है और आपको एक जो कोड होगा, कोड जनरेट होगा, आप उस कोड के बाद ही वो पैसे निकाल पाएंगे। जी। फिर उनसे बोला गया कि अगर आपको वो कोड जनरेट करवाना है तो अभी आपको और पैसे जमा करने पड़ेंगे, तो वो कोड जनरेट हो जाएगा तो आपके पैसे वैलिड हो जाएंगे, फिर आप उनको निकाल पाएंगे। अब जो उससे ऑनलाइन चैटिंग कर रहे थे उन्होंने कहा ऐसा करिए, मेरा भी सपना था कि मैं अपने पैसे लगाऊं मार्केट में, लेकिन मेरे पास पैसे कम थे तो मैं नहीं लगा पाई, आप और हम दोनों शेयर करके लगा देते हैं, तो आपको 20 लाख रुपए और लगाना है। तो ऐसे करते करते उनसे 80 लाख रुपए लगवा लिए और जब भी उनने निकालने की कोशिश की तो उनके पैसे फिर नहीं निकल पाए। तो फिर वो क्या करते हैं, बाकायदे उनसे बातचीत अभी हो रही है? नहीं, फिर उन्होंने मामला साइबर थाने में दे दिया है, अब उस पर जांच चल रही है अभी। तो कुछ पता चला कि कहाँ के लोग हैं? कुछ लोगों का पता चला है, लेकिन जिनका पता चला है, जिनके बारे में जानकारी प्राप्त की गई है, उनके बैंक अकाउंट में जो पैसे होल्ड हुए हैं बहुत कम मात्रा में होल्ड हुए हैं। किसी के बैंक अकाउंट के 1000 रुपए होल्ड हुए हैं, किसी के में 50 रुपए, किसी के 250 रुपए ऐसे होल्ड हुए। बाकी पैसा दूसरी जगह चला गया है, वो होल्ड नहीं हो पाया। क्या लगता है कि ये जो इन्होंने किया है ये पकड़े भी जा सकते हैं? एक्चुअली ये जो घटना हुई है उनके साथ, उनको टेलीग्राम ऐप पे जोड़ा गया था, उस ऐप के माध्यम से ये घटना हुई है। तो टेलीग्राम ऐप के माध्यम से जो घटना होती है उनमें ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हमारी पुलिस पूरे तरीके से प्रयास कर रही है और हर संभव प्रयास करेगी कि इस घटना में जो भी आरोपी संलिप्त रहे हैं उन्हें पकड़ा जा सके। जी। संभव जी, क्या आपको नहीं लगता है इसमें और सख्त कानून होना चाहिए? और सख्त कानून होना चाहिए इसमें। एक सामान्य फ्रॉड 420 पहले की धारा, अब आप ज्यादा अच्छा बता सकेंगे, अब नया बन गया है पीसी, तो और इसमें कितने की, जैसे मैंने आपसे कहा था 3 साल, 4 साल, 5 साल गए जेल में, किसी को करोड़ों रुपए का चूना लगाया फिर चले आए। चिट फंड की जो कंपनियां थी उनके खिलाफ प्रकरण हुए थे। छत्तीसगढ़ में कानून बना है कि उनको आजीवन कारावास तक की सजा मिलेगी। चिट फंड कंपनियां जो थी लोगों के पैसे दूना करने के बहाने लेते थे। इसमें नहीं लगता है कि और सख्त कानून बने जिसके कारण ये करने से डरे लोग? बिल्कुल, इसमें त्रिपाठी जी पहली जो चीज देखनी है वो देखनी है, अभी जो वर्तमान में कानून है, मेरे मानना है कि कानून तो भी अच्छा है, बस उसमें कैटेगरी डिवाइड करना जरूरी है। आज की डेट में साइबर फ्रॉड के जो क्राइम दिया हुआ है वो 4-5 श्रेणी में डिवाइडेड है। मुझे जैसे भी हम लोगों ने चर्चा की तो इस चर्चा में खुलकर आया अभी कि कितने अलग अलग तरीके के साइबर फ्रॉड है, किस तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं। एक जैसे हमें आज पता चला, मुझे भी इस बात के बारे में जानकारी नहीं थी पहले, कि वो एक ऐप है पीवीके का फाइल है, वो डाउनलोड हो गई तो वो आपके कंप्यूटर, आपके फोन पे उसने ट्रेस करना शुरू कर दिया। एक ओटीपी की जो पहले होती थी, आज की डेट में डिजिटल अरेस्ट हो रहा है। जो पहले वीडियो वाला एक फ्रॉड था,
मेरा कहना है ये सारे फ्रॉड को एक जनरल सेक्शन में कवर करके उस पर अपराध दर्ज किया जाता है, इसलिए उसके अंदर जो सजा है वो वैसी एक जनरल वैसे रहती है। अब इसको अगर एडवांस करना है, जो मैंने कहा था कि उसको कैटेगराइज करा जा सकता है, कैटेगराइज करने के बाद जितने का उसमें नुकसान हो रहा है उस हिसाब से भी उसमें सजाएं कम ज्यादा की जा सकती है। तो इस चीज को लेके तो डेवलपमेंट होना ही चाहिए। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इतनी तेज डेवलप हो रही है, मुझे लगता है कि ये वाला जो कानून है हर 2 साल में रिवाइज होना जरूरी है। अगर सरकार इन सब कानून को हर साल 2 साल में रिवाइज करेगी, रिवाइज करने से मतलब ये नहीं है कि हर बार नई धाराएं बनाई जाए, लेकिन उसके अंदर उसके एक्सप्लेनेशन, उसके अंदर इंटरप्रिटेशन, उसके अंदर चीज़ों को इंक्लूड करना, उसमें से कुछ चीज़ों को, नई चीज़ों को हटाना, बढ़ाना, ये करेंगी तो मुझे लगता है वो और कारगर साबित होगा और जैसे नए टाइप के फ्रॉड हो रहा है उनको कवर होगा। मेरा ये मानना है त्रिपाठी जी, देखिए क्राइम तो कभी रोका नहीं जा सकता जी, सोसाइटी में क्राइम तो पहले भी था, आज भी और रहेगा जी, लेकिन कम किया जा सकता है। और कम करने का तरीका कैसा है कि उसमें डर बनाना होता है। अगर सामने व्यक्ति को डर आता है कि उसको इसमें बहुत बुरी सजा होगी, बहुत जल्दी पकड़ाएगा और इसके अंदर किसी भी तरीके से उसको कहीं भी तरीके से कोई भी तरीके से रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, तो ये कम होने लगते हैं। आज की डेट में कैसा है कि अगर कोई बड़े से बड़ा इस केस के अंदर धारा लगा भी दी जाए तो उसके अंदर 15 दिन, महीना, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर उसको बेल हो जाएगी कोर्ट से जी। तो उसे महीना 2 महीना कोर्ट में गया, फिर उसके बाद बाहर आ गया, फिर प्रकरण चल रहा है साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल। आज मैं इतने सारे साइबर फ्रॉड वाले केसेस में वकील हूँ, तो उसमें देखा जाए तो मेरे 2017 के केस, 2018 के केस, जैसे अभी डांगी जी बता रहे थे, मेरे क्लाइंट है उनके 2016-17 का केस है जिसमें उनको नौकरी के अगेंस्ट छल देते हुए एक पूरी नकली ऐप बनाकर नकली ऐप बनाकर उसमें उनका इंटरव्यू कराकर उनसे पैसे हेट लिए, उनसे कम से कम कुछ लगभग 18 लाख रुपए हेट लिए। और 18 लाख रुपए हेटने के बाद पता किया तो वो बहुत इधर उधर घूम गए पैसे। अब रिकवरी कितने की हुई? 70,000 रुपए की रिकवरी हुई जी। 2 लोग थे, नए लड़के थे, वो हुआ है अंदर 2 महीने 4 महीने जेल हुआ है, बाहर आ गए। बाहर आ जाने के बाद उनका प्रकरण चले जा रहा है। अभी माननीय न्यायालय में ये पेंडिंग है, इसलिए उस पर अपन कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन उनको जो भी होता है वो बाद में सजा हो या छोड़ा जाए, जो भी हो। अब उनको आज की डेट में कैसा हुआ कि उनने 8 साल, 7 साल, 9 साल केस खींच लिया, फिर वो अपील करेंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, तो उनके पास विकल्प इतने हैं और उसमें इतने सारे रूम मिल जाते हैं कि करने वाले को कहीं ना कहीं लगता है कि वो उससे बच जाएगा। इसीलिए ये ज्यादा कहना चाहिए कि एक डर नहीं बनता, जिससे नए उम्र के लड़के इस चीज में ज्यादा आ जाते हैं। मेरे देखने में ज्यादातर यही आया कि जितने ये फ्रॉड होता है इसमें नए उम्र के लड़के ज्यादा आ जाते हैं, जिनको ये ऐप वैप बनाकर इस तरीके से फ्रॉड कर लेते हैं। तो मेरा कहना है कि कानून में चेंज होना चाहिए, अभी भी है वो अच्छा है, लेकिन वो मेरे को ऐसा लगता है एक बार चेंज करने से कुछ नहीं होगा। हर साल 2 साल में एक रिवीजन पैटर्न के हिसाब से कुछ चेंजेस हो जो सोसाइटी को उस टाइम जरूरत हो, तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से फिर वो कारगर ज्यादा साबित होगा। नहीं तो जैसे इस कहते हैं कि अदालत प्रूफ मांगता है जी, इसमें डिजिटल फ्रॉड जो होता है इसमें क्या प्रूफ होता है? देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है चेन प्रूफ करनी पड़ती है। मान लीजिए मैंने आपसे फ्रॉड करके पैसे 8 भी लिए, तो पुलिस उस एंट्री को दिखा तो देगी, लेकिन वो पैसे आगे कहां तक गए तब जाके रिकवरी होगी। इसमें 2 चीज है। अब मेरे पे तो मुकदमा दर्ज कर देंगे, मुझको तो आप पकड़ लेंगे, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन जो मास्टरमाइंड है, जो ये करवा रहा है या जो इसका गिरोह है, वो नहीं पकड़ा रहा, नंबर 1 जी। नंबर 2, जो पैसा गया उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो रही है जी। रिकवरी ना हो जाने की वजह से क्या हो रहा है कि अब जैसे आपने कहा कि वो है, वो 1 साल 2 साल 3 साल जेल भी हुआ है, लेकिन उसने फ्रॉड कर दिया 5 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ रुपए का, तो उसने इतनी बड़ी लागत कर दी कि कुछ लोग इसमें त्रिपाठी जी करने भी तैयार है कि हम बाहर तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे, ये क्राइम करके अंदर रह लेते हैं, क्योंकि मनी की रिकवरी नहीं हो पा रही जी। रिकवरी हो रही बहुत कम मात्रा की। जैसे अभी नांगी जी ने बताया कि 80 लाख रुपए में से रिकवरी कितनी हो रही है, मात्र 80,000 की भी रिकवरी नहीं हो रही। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि वो पैसे जिसके एक बार चले गए वो वापस रिकवर नहीं हो पा रहे, इसलिए जो अपराध कर रहे हैं उनको उससे एक मोटिवेट मिल रहा है, और जिसके विरुद्ध हो रहा है उसको न्याय, मतलब वो जेल चले भी जाए तो उसका जो फाइनेंशियल लॉस हुआ, आर्थिक नुकसान जो उसने उठाया, उसकी भरपाई उसे नहीं हो पा रही जी। चल शोभित जी, और कुछ आप हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? और आपने इसके पहले तो बता दिया कि किस तरह से अगर ऐप बना है, एपीके ऐप बना है, वो अगर आपका डाउनलोड हो गया तो उसको कैसे आप उसको खत्म कर सकते हैं। आपने कहा कि
पूरा मोबाइल ही आपको चेंज कर देना पड़ेगा, या अन्य अन्य के तरीके कुछ और बताएंगे हमारे दर्शक जिससे अवेयर हो सके, समझदार हो सके? देखिए, स्कूल में जैसे इंटरनेट एजुकेट के नाम से इनको शिक्षा चालू करनी चाहिए, जैसे हमारा साक्षरता अभियान चल रहा है, ऐसे ही मोबाइल के लिए एक ऐसा अभियान चलाना चाहिए जिसमें हम ये सारी चीजें उनको बताएं, समझाएं। जैसे आप देख रहे हैं टीवी पे ऐड चल रहा है आरबीआई का कि उसका ऐड चलते कैसे बचे, ऐसे हमें बारीक बारीक चीजों को लेकर, जैसे अभी चालू हुआ है डीएलसी, मतलब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, आप देखिए कुछ ना कुछ दिन में इसके लिए फ्रॉड आ जाएगा। अभी आयुष्मान कार्ड जो 70+ लोगों के लिए है जी, इनके लिए भी कार्ड आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं फ्रॉड इनका भी आ जाएगा। तो हमको जो चीज नहीं कर रही है तो 420 है एक्शन, तो हमें उस गंद नहीं फंसना है। और सबसे मेन चीज है कि जागरूकता अभियान को लेकर चलाना पड़ेगा और सारे लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा और डिजिटल के लाइफ में थोड़ा सा ज्ञान लेना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सोच बूझ के काम करना पड़ेगा, तभी वो इन सब चीजों बच पाएंगे। ये तो ये काम जो आप बता रहे हैं ये तो जागरूकता वाला ये प्रचार प्रसार विभाग करेगा। तकनीकी तौर पे आप कुछ और जानकारी देना चाहेंगे? तकनीकी तौर पे यही है कि आपको जब आप मोबाइल खरीदते हैं तो आप मोबाइल की जो चीजें देखते हैं कि इसकी रैम कितनी है, ये क्या है और स्टोरेज कितना है, बैटरी बैकअप कितना है, इसी प्रकार से उसकी सेफ्टी कितनी है, उसमें हम कितने फ्री में जो हम फ्री में प्रलोभन में डाउनलोड करते हैं वही हम साइबर क्राइम का शिकार होते हैं। अननोन लोगों से मिलते हैं वही साइबर क्राइम का शिकार होते हैं। जो डबल, जैसा बताया गांधी साहब ने कि डबल में जो पैसा कमाना है, जैसे क्रिप्टो करेंसी का बहुत चल रहा है, एडवाइजरी का चल रहा है, तो जहां हम लालच का फंसते हैं ऑनलाइन, वहां हमारे साथ शिकार होता है। तो आपको मेन चीज रखनी कि अपने मोबाइल में एंटीवायरस है, आप अपने मोबाइल के पासवर्ड और अपनी चीजें सिक्योर रखें। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को आप 2 वे ऑथेंटिकेशन रखें। पासवर्ड आप अल्फान्यूमेरिकल बनाएं। आप आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं वो फिंगरप्रिंट्स और फेस रिकग्निशन के आ रहे हैं। तो आप जब अपनी कंपनी इतनी सिक्योरिटी दे रही है तो उस सिक्योरिटी का उपयोग करते हुए आपको चीजों का जो आपको टेक्नोलॉजी मिली है उस टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करें, अपने लिए करें और अपने आसपास वालों को बताएं कि उसका उपयोग करें। लोग ले तो रहे मोबाइल पर पैटर्न लोग में सिर्फ 4 यू बना देते हैं, तो कोई भी देख के खोल लेता है। जी, उत्तर चतुर्वेदी जी से फिर हमारा संपर्क खत्म हुआ। चौहान साहब, इसके पहले जाने के पहले हमने आपसे कहा था कि जो 2 अभी लेटेस्ट 2 दिन के केस आए हैं जो पूरे भोपाल में चर्चित है और पूरे मध्य प्रदेश में चर्चित है, इतने पढ़े लिखे लोग इस तरह से मने सीधे सीधे 80 लाख, 50 लाख, 40 लाख, अभी तो खैर जो अभी इंजीनियर साहब पकड़े मतलब बच गए, वो 3.5 लाख की डिमांड हुई थी, 7 लाख का उनसे डिमांड हो रही थी। तो इन लोगों ने आपसे पूछा नहीं कि जब आपने कुछ किया नहीं तो आप क्यों डर गए? देखिए, जब फ्रॉड लोग कॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके पूरे सोशल मीडिया को खंगालते हैं और आपकी प्रोफाइल को चेक करते हैं जी, तब वो टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको अगर उस व्यक्ति मेहनत नहीं करते जो आसानी से उनके झांसे में ना जाए, फिर आपका जो मनोविज्ञान काम करता है और आप उस समय किस माइंड सेट में रहते हैं जी, आपकी गड़बड़ी और गफलत का ही, मिसअंडरस्टैंडिंग का ही फायदा वो उठाते हैं। और जब आप फोन उठाने के बाद गफलत में से आपने बताया आपको कॉल आया, आप क्यों नहीं फंसे? क्योंकि आप जागृत अवस्था में थे, आपका मानसिक स्थिति ऐसी थी, उस चीज को आप समझ गए, आपने कट किया है, आपको दुनियादारी का नॉलेज था जी। आप जब ये व्यक्ति कहीं भ्रम की स्थिति में होते हैं, गफलत में होते हैं और उस गफलत में गड़बड़ियां करते हैं, तब ये शिकार होते हैं और इसी का फायदा फ्रॉड लोग उठाते हैं। अगर ये सामान्य चीज़ें जो सावधानियां रखी जाती हैं वो रखें तो संभवतः घटनाएं ना हो। दोनों घटना, सभी घटना में ही होता है। ये हमारे जो लोग जिन्हें शिकायत की वो जागरूक निकले तो बच गए। तो आपको जागरूकता अगर जल्दी आ जाती है, आपको समझ जल्दी आ जाती है, आपके ज्ञान चक्षु जल्दी खुल जाते हैं तो आप इन घटनाओं से बच जाते हैं, अन्यथा आप इसके अपराध का शिकार होते। तो ये मनोविज्ञान जो होता है व्यक्ति का, वो किस टाइम किस समय आप कॉल कर रहे हैं, क्या आपको कन्विंस किया जा रहा है, क्या उसको भरोसा कर रहे हैं, ये उस टाइम जो मनस्थिति होती है वो बड़ा उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करती है। तो जब आप
उस मनस्थिति मतलब सामने वाले की बात को आसानी से मान लेते हैं, तो इस फ्रॉड के शिकार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नहीं, जैसा आपने कहा अभी 6 घंटे तक उन्होंने अपने आप को दरवाजे, दुबई के व्यवसायी जो है दरवाजे पे बंद कर रखा, उनके परिवार वाले उनको नाक कर रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं, फिर पड़ोस के लोग आए, फिर उन लोगों के माध्यम से गए। तो वो 6 घंटे तक ऐसा क्या मनोविज्ञान कि वो 6 घंटे तक कुछ किया नहीं उनने, फिर भी वो डिजिटल अरेस्ट रहे। देखिए, मैं जो कल वाला मामला हुआ उसी में मैं कहना चाहूँगा कि 6 घंटे इन लोगों को बातचीत करते रहे, तो वो जो मनोविज्ञान आपका पढ़ते हैं ना, कि आपको ये समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति वर्दी में क्यों पैसे मांगेगा, और पैसे मांग रहा था, आपको पुलिस को शिकायत करना चाहिए, किसी भी एक तरह की डिमांड की शिकायत करना चाहिए। आदमी ये आमतौर पे गलतियाँ नहीं करता, उन्हीं के साथ ये घटनाएँ होती हैं, और ये चीज़ उसमें वर्क करती है, और ये जो गलतियाँ, गड़बड़ियाँ, गफलत होती हैं, उसी का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं, और इसी कारण घटनाएँ होती हैं। जी दांगी साहब, चलते चलते कुछ हमारे दर्शकों को आखिरी में ये कहना चाहूंगा कि हमेशा एक चीज याद रखना है, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। जब हम मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं तो हमें समझना है, आज हम 24 घंटे हम अपना इंटरनेट ऑन रखते हैं, तो हम 24 घंटे हर व्यक्तियों के संपर्क में हैं, जिनमें साइबर अपराधी भी आते हैं, हम उनके भी संपर्क में हैं। अगर आप कमजोर पड़े तो साइबर अपराधी आपको शिकार बना सकते हैं, और साइबर अपराधी जो होते हैं वो रैंडमली मोबाइल यूजर्स को अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आपके पास कोई इस टाइप की चीजें आती हैं, आपके साथ कोई फ्रॉड होने की स्थिति आती है, या अननोन कॉल आते हैं, या पैसे मांगे जाते हैं, क्या किसी पुलिस ऑफिसर का फोन आता है, या कोई नोटिस आता है आपको जो पुलिस डिपार्टमेंट से आपको लगता है, तो आप सबसे पहले शांति से सोचें, उसके संबंध में चर्चा करें और इंतजार करें, उसके बाद ही रिएक्ट करें। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है, और आपको शंका है, तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दे सकते हैं। और अगर आप साइबर अपराधों का शिकार हो रहे हैं तो हेल्पलाइन नंबर आपको हमेशा याद रखनी है, साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, इस पे आप तत्काल शिकायत कर सकते हैं, या जो डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नंबर है उन पे आप तत्काल शिकायत कर सकते हैं। तो हमेशा आप कभी भी तुरंत रिस्पॉन्ड ना करें और जागरूक रहें, जागरूकता ही बचाव है, जागरूक रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे अभी आपने एपी के ऐप की बात कही, जी, फाइल आई, जी, उसको वो कर लिया, इस एपी के वाले कुछ मामले आपके पास आए हैं क्या? जी, एपी के फाइल ऐसा है कि कई ग्रुप में ये भेजी जा रही है, और इवन 1-2 ग्रुप ऐसे रहे हैं जिनमें मैं खुद जुड़ा हूं, और लोगों ने उसमें एपी के फाइल भेजी है, और मेरे मना करने के बाद भी कि इस तरीके की एपी के फाइल नहीं भेजें, इससे आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, और ये साइबर फ्रॉड का तरीका है, उसके बाद भी रिपीट हुई है। तो ये अभी चलन में है कि बहुत जगह एपी के फाइल भेजी जा रही है, और जैसा कि इन्होंने बताया है कि एपी के फाइल, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने एपी के फाइल डाउनलोड कर ली है और आपका फोन हैक हो गया है, तो आप अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद आप उससे बच सकते हैं। और एक चीज और आपको ध्यान में, कब तक डिस्कनेक्ट करते रहेंगे? डिस्कनेक्ट तब तक करके रखिए, आप जाके डिस्कनेक्ट करके किसी शॉप पे जाइए, उसको फॉर्मेट करा लीजिए। आप फॉर्मेट करा लिया तो आप फिर सुरक्षित हो गया आपका मोबाइल। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि अगर आपको लगता है कि आपके एक चीज यहाँ पूछ रहा, आपने कहा फॉर्मेट कराया, फॉर्मेट कराने के पहले लोग क्या करते हैं, उसका पूरा डाटा अपने पास कहीं रखते हैं, कलेक्ट करते हैं, जी, और फिर फॉर्मेट कराते, क्योंकि उसमें सारे कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ उड़ जाएगा। बिल्कुल। तो वो एपी के फाइल जो डाटा रखते हैं वो भी उस पर चली जाएगी? नहीं, आप किसी जानकार से कराएंगे तो वो प्रॉपर कर देगा, आपका डाटा भी सुरक्षित कर देगा, और आपका फोन भी इस तरीके से फॉर्मेट करेगा कि एपी के फाइल डिलीट हो जाएगी जी। और अगर आपको संदेह है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा मोबाइल फोन हैक हो गया है, किसी और के कंट्रोल में है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो जैसा शोभित जी ने बताया है कि अगर आपको लगता है कि आपका इंटरनेट जल्दी खत्म हो रहा है या आपका मोबाइल ज्यादा हीट कर रहा है, ज्यादा गर्म हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप अपना एक बार मोबाइल चेक करा सकते हैं, कहीं आपका मोबाइल किसी के कंट्रोल में तो नहीं चला गया। और एक बार और ऐसा होता है कि आपको कुछ एप्स डाउनलोड कराए जाते हैं, तो उनको आपको याद रखना है कि आप कोई भी सुविधा लेते हैं और कोई आपको कोई ऐप डाउनलोड कराता है, जैसे एनी डेस्क हो गया, क्विक सपोर्ट हो गया, जी,
इस टाइप के अगर कोई भी आपको ऐप डाउनलोड कराता है तो आपको इस टाइप के ऐप डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि एनीडेस्क, क्विक सपोर्ट और टीम व्यूअर ये ऐसे ऐप हैं जिनसे आपके मोबाइल का कंट्रोल किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में जा सकता है। चलिए चलते चलते, क्या जो आपने केस बताया संभव जी, उन लड़कों को सजा कब तक हो पाएगी, मिल पाएगी, और मिलेगी तो कितनी अधिकतम मिलेगी जो फ्रॉड कर गए? आपने केस बताया, अभी केस कोर्ट में है जी, तो इसलिए उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा कि कितनी मिलेगी और कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी। मैं तो वैसे भी कंप्लेनेंट की तरफ से हूँ, तो मैं तो कोशिश करूंगा कि जिसने अपराध किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द मिले। लेकिन मैं जो उसमें बताना चाह रहा था त्रिपाठी जी की, इसके लिए साइबर के लिए जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उसके लिए स्पेशल चीज़ें बनाएं तो थोड़ा फैसले भी जल्दी होंगे, कैटेगराइज करेंगे तो उसको पुलिस को भी और हमको भी, न्यायपालिका को भी मदद मिलेगी उसको जल्दी पकड़ के उस पर न्याय दिलाने की। चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र सिंह जी आपका, अरविंद सिंह जी आपका, और आईटी गुरु शोभित चतुर्वेदी जी आपका, संभव सोगानी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना मूल्य समय देकर हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए। तो आज हमने चर्चा की देश प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम और जालसाजों का नया हथियार बने डिजिटल अरेस्ट की। ऐसे ठगों के नए नए तरीकों से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हमें डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना होगा। हर तरह की संदिग्ध गतिविधियों से बचना और डिजिटल सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाना होगा, ऐसा हमारे विशेषज्ञों का कहना है। हमारे आज के कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि लोगों को जागरूक कर डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसने से बचाया जा सके। याद रखें, ठगी की हर योजना तभी सफल होती है जब हम उसमें फंसते हैं। इसलिए साइबर अपराधों से लड़ाई में सतर्कता सबसे बड़ा हथियार है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।